अस्सलाम वालेकुम। टुडेज लेक्चर इज रिलेटेड टू कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट और उससे पहले हम एक केस स्टडी भी देखेंगे जिसमें हम जैसे कि हमने हमारा जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने डिफरेंट स्टडी किया कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं। तो अब जब उन एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स का हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, हम उसके प्रोसेस की तरफ जाते हैं, उसको सॉल्व करने के प्रोसेस की तरफ जाते हैं, तो उसमें हम डिफरेंट स्टेप्स और डिफरेंट हम डिसीजन लेते हैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो वो कौन कौन से स्टेप्स पर वो पूरा प्रोसेस जो है वो कंसिस्ट करता है, उन पर मुश्तमिल होता है, उन सब प्रोसेस को हम उनको स्टेप वाइज देखेंगे और उसके बाद हम एक केस स्टडी भी देखेंगे ताकि हमें पता चले कि एक्चुअल वे में हम एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जब क्रिएट हुई है तो हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हम किस तरह उसे सॉल्व कर सकते हैं और इस एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व है एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एक एनवायरमेंटल डिसीजन लेने के लिए हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो स्टेप होता है वो ये है आइडेंटिफाई करना किसी भी प्रॉब्लम को। जब तक आप किसी भी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो आप उसके सोल्यूशन पर नहीं जा सकते। आपने कोई भी आप किसी प्लेस पर हैं, आपने या वर्किंग प्लेस पे हैं या आपने किसी हैजर्ड को भी आइडेंटिफाई करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले यानी आपको पता हो कि एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है क्या, हमें कि वो जो प्रॉब्लम है वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है भी या नहीं, या उसकी इतनी इम्पोर्टेंस है या नहीं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सबसे पहले तो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है कि हम जिस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं उसमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है कौन सी। उसको आइडेंटिफाई करना जो है सबसे पहली उसका स्टेप है। उसके बाद आपने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, जो सेकंड स्टेप है, गैदर साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। ये किस चीज से रिलेटेड है कि जब आप इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर चुके हैं, अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि आपने उससे रिलेटेड साइंटिफिक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है। यानी वो जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम है वो क्रिएट कहाँ से हुई, इस साइंटिफिक नॉलेज को आपको पता होना चाहिए। यानी एक प्रॉब्लम को जो पीछे उसका बैकअप है, उसका क्रिएट होने का जो स्टेप है वो उसको पहचानना कि वो प्रॉब्लम आखिर क्रिएट ही क्यों हुई है, वो क्यों पैदा हुई है। ताकि जब तक आपको उसके रूट कॉज का नहीं पता होगा कि वो कहाँ से वो बनी है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई है, तब तक आप उसको सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। तो आपको उससे रिलेटेड आपने आइडेंटिफाई कर लिया एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को, तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को गैदर करना है, उसके रूट कॉज को जानना है कि वो आखिर क्रिएट ही क्यों हुई है, ताकि आप उसके फर्दर सोल्यूशन की तरफ जा सकें। तो जब आपके पास आपने साइंटिफिक इंफॉर्मेशन गैदर कर ली है, तो अब आपके पास जो थर्ड स्टेप होगा उसमें आप सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, वन और मोर सॉल्यूशंस आप प्रोवाइड कर सकते हैं अपनी जो भी रूट कॉज है उसको जानकर। अब आपकी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है आप उसको आइडेंटिफाई कर चुके हैं, आप उसका रूट कॉज भी पहचान चुके हैं कि ये इस वजह से क्रिएट हो रही है। तो अब आप उसका सोल्यूशन दे सकते हैं कि अगर हम इन स्टेप को फॉलो करें या हम ये अमल करें या हम ये प्रोसीजर करें, हमारी जो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है, वो खत्म हो सकती है। फिर जब आप सॉल्यूशन प्रोवाइड कर चुके होंगे, वो सॉल्यूशन जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक हो, वो मल्टीपल सॉल्यूशंस हो सकते हैं जिन्हें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आपके पास फोर्थ स्टेप आता है इन मेकिंग एन एनवायरमेंटल डिसीजन, वो आपके पास ये आता है कि आपने अपने हर सॉल्यूशन के आपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को आपने लिस्ट डाउन करना है। कि अगर आप सपोज सॉल्यूशन नंबर ए प्रोवाइड कर रहे हैं, आप सॉल्यूशन नंबर ए को चूज करते हैं, तो अगर आप उस सॉल्यूशन नंबर ए को चूज करेंगे तो उससे क्या क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होंगे और लॉन्ग टर्म होंगे या शॉर्ट टर्म। यानी अगर हम उससे इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं या इन्वायरमेंटल हमें उससे डिसएडवांटेजेस होते हैं, या हमें इकोनॉमिक एडवांटेजेस होते हैं, या हमें इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस होते हैं, या वो हमें लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देगा या वो हमें शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट देगा। अपने हर सॉल्यूशन को फिर जांचना, अपने हर सॉल्यूशन की इंफॉर्मेशन को भी खुले लेवल तक, ओपन लेवल तक उसको स्टडी करना, कि अपने सॉल्यूशन को सिर्फ प्रोवाइड नहीं कर देना कि इससे सॉल्व हो जाएगा, बल्कि उसके भी एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखना कि एक जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए है, उसको प्रोवाइड करने में आपके पास कितने फाइनेंशियल आपको चार्जेस पड़ेंगे, आपको कितना इकोनॉमिक उसका एडवांटेज या डिसएडवांटेज हो सकता है।
तो कभी भी आप ये फाइनेंशियल पावर्स को अपनी निग्लेक्ट करके कोई भी सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। इसी तरह आपके पास कोई सोल्यूशन ऐसा है कि उसका जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है वो लॉन्ग टर्म है, यानी आप उसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो सोल्यूशन इस तरह का है कि वो लॉन्ग टर्म तक उस प्रॉब्लम को दोबारा क्रिएट होने से बचा लेगा या उसको क्रिएट ही नहीं होने देगा। तो ये एक लॉन्ग टर्म आपके पास इन्वायरमेंटल आप डिसीजन दे रहे हैं, एक इन्वायरमेंटल सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह का सोल्यूशन जो है वो लॉन्ग टर्म होगा, जो कि लंबे अरसे तक आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट ना होने दे। और शॉर्ट टर्म एनवायरमेंटल सॉल्यूशन ये होगा जो सिर्फ थोड़े अरसे तक आपकी प्रॉब्लम को कम कर सके और उसके बाद आपको दोबारा से उस प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। आपने अपने तमाम एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस को देखकर आप फिर फैसला करते हैं कि आपने किस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना है। सो जो आपके पास नेक्स्ट स्टेप है वो डिसाइड ऑन एंड इम्प्लीमेंट अ सॉल्यूशन, ताकि अब आप डिफरेंट ऑप्शंस आप देख चुके हैं कौन कौन से आपको उस केस में एडवांटेज, हर सॉल्यूशन के केस में कौन से फायदा है, कौन सा नुकसान है। तो अब उसके बेसिस पे अपनी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बेसिस पे अब आप इवेल्युएट कर सकते हैं अपने कॉन्सिक्वेंसेस को और अपने इम्प्लीमेंट को अपने सोल्यूशन को पहले आप इम्प्लीमेंट करेंगे और जब आप सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उसके बाद सोल्यूशन इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपने जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं उनको इवेल्युएट कर सकते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस का क्या मतलब है कि यानी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने के बाद अब आप ये देखेंगे, आपने एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिया, आपने चूज कर लिया, आप ये देखेंगे कि क्या वो जो हमारा एनवायरमेंटल प्रॉब्लम था क्या अब उसने उसकी जो उसको क्रिएट करना बंद कर दिया, क्या वो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो वो या वो एग्जिस्ट कर रही है या वो कितने अरसे बाद एग्जिस्ट करेगी दोबारा, कि एक सोल्यूशन कितने अरसे तक जो है वो एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को रोक कर रख सकता है। तो ये जो है उससे आप अपना जो सोल्यूशन है उसको इवेल्युएट कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं कि आपके सोल्यूशन जो है वो कितना अच्छा उसने आपके पास आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया है आपको, तो उससे आप इवेल्युएट कर सकते हैं अपना जो रिजल्ट आ रहे हैं, आपका जो रिजल्ट आ रहा है आपका सोल्यूशन इंप्लीमेंट करने से जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है यानी कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, नताइज आ रहे हैं, आप उनको इवेल्युएट करेंगे, आप उनको जांचेंगे ताकि आप इस बात का पता चला सकें कि आपने जो डिसीजन लिया था एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, वो प्रैक्टिकली बेसिस में अगर तो वो सॉल्व कर रहा है आपकी प्रॉब्लम को तो फिर वो एक अच्छा सोल्यूशन है, लेकिन अगर वो प्रैक्टिकली आपने जिस तरह सोचा था वो उस तरह से आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा, तो आपको क्या जरूरत है, अब आपको जरूरत है कि आपको अपने डिसीजन को रिवाइज करने की जरूरत है। अब आप अपना डिसीजन जो है उसे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपका सोल्यूशन अच्छा है, वेल एंड गुड, आप उसी को कंटिन्यू रखें, लेकिन अगर आपका सोल्यूशन आपका जितनी उम्मीद थी कि आपका सोल्यूशन इतने 90% आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वो 90% नहीं बल्कि सिर्फ 50% प्रोवाइड कर रहा है सोल्यूशन, और इतनी जितनी आपको एक्सपेक्टेंसी थी उससे वो उतना आपको सोल्यूशन की अच्छी उसकी रिजल्ट नहीं है, तो आप किसी सेकंड ऑप्शन की तरफ जा सकते हैं जो कि 70% या 80% आपके अंदाजे के मुताबिक प्रोवाइड कर सकता था, तो आप सेकंड ऑप्शन को अप्लाई करने की तरफ जा सकते हैं। तो हमेशा जो रिवीजन की पॉलिसी है वो हमेशा आपके पास हर स्टेप में, आपके पास हर एक एनवायरमेंटल डिसीजन में मौजूद रहती है, कि क्योंकि अगर आप सिर्फ एक डिसीजन के ऊपर, एक सोल्यूशन के ऊपर आप कॉन्फ़िगर कर लेंगे, आप उसी के ऊपर डिपेंड कर जाएंगे, लेकिन वो इतना फायदा नहीं दे रहा, तो वो आपके पास आप अपना फाइनेंशियल एसेट भी लगा रहे हैं, आप अपना टाइम भी उस पर लगा रहे हैं, लेकिन आपके पास क्या हो रहा है उसका कोई वो सॉलिड सॉल्यूशन ही नहीं है, जब उसका कोई फायदा ही नहीं है। हमेशा जो रिवीजन का आपके पास स्टेप है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है जिसको लेने से आपको घबराना नहीं चाहिए। अगर आपका सोल्यूशन इतना अच्छा नहीं है तो आप उसको रिवाइज्ड सोल्यूशन की तरफ जो है आप जा सकते हैं। तो अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं जो बेसिकली आपको ये बताएगी कि ये एक्चुअल बेसिस में आपके पास किस तरह आप उसके जो स्टेप्स हैं, एनवायरमेंटल स्टेप्स हैं, आप उनको एक डिसीजन को आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये जो केस स्टडी है ये यूएसए की चट्टानूगा टेनीज से रिलेटेड है, एक उनकी स्टेट है, वहां पर जो है एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अकर हुई थी जिसके नतीजे में उन्होंने फिर एक एनवायरमेंटल सॉल्यूशन या एनवायरमेंटल डिसीजन जो है वो लिया था। अब इसको जो है वो स्टडी कर लेते हैं। द एनवायरमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ चट्टानूगा
Chinese local officials, business leaders, and citizens have worked together to transform Chattanooga, Chinese, USA from a highly polluted city to one of the most sustainable and livable cities in the United States. कि आपके पास इन्वायरमेंटल जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई यूएसए की स्टेट में, उसने क्या किया कि वो हाईली पोल्यूटेड सिटी था, लेकिन उन्होंने इस तरह का एनवायरमेंटल सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जिससे वो उनका एक सस्टेनेबल और एक अच्छा सिटी जो जहाँ पर कोई भी रहना पसंद करेगा, एक ग्रीन सिटी जो है और एक लिवेबल सिटी जो है उसके तौर पे वो बहाल हुआ। तो सबसे पहले ये जो हम देख रहे हैं वो हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम क्या थी। इन्वायरमेंटल आपने आइडेंटिफाई करना है प्रॉब्लम को, तो ये जो आपके पास नेक्स्ट पैराग्राफ है वो उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर रहा है। During the 1960s, US government officials rated Chattanooga as having the dirtiest air in the United States. Its air was so polluted by smoke from its coke ovens and steel mills that people sometimes had to turn on their vehicle headlights in the middle of the day. ये जो है आपके पास ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किसने किया? यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने आपके पास उस सिटी को चटानूगा को स्टेट को कहा कि वो उसकी जो एयर है ड्यूरिंग 1960 वो बहुत गंदी हो चुकी है, वो साफ नहीं रही, वो लोगों को जो है साफ एयर, नीट एयर, क्लीन एयर प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। उनकी जो एयर है वो क्यों पोल्यूट हुई है, अब उस प्रॉब्लम को भी आपने आइडेंटिफाई करना है कि आखिर उसकी रूट कॉज क्या है। सो पहली लाइन जो है इस पैराग्राफ की वो ये बता रही है कि डर्टीएस्ट एयर जो हो चुकी है, वो गंदी हवा है, पोल्यूटेड एयर है। अब वो क्यों है, उसके पीछे की बैक स्टोरी क्या है, यानी कि सेकंड स्टेप जिसमें अपनी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। तो जो वो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन गैदर करनी है वो अब नेक्स्ट लाइन है आगे से, इट्स एयर वाज सो पोल्यूटेड बाय स्मोक, यानी उसकी अब उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया प्रॉब्लम को। अब वो ये बता रहे हैं प्रॉब्लम क्रिएट क्यों है, उसकी एयर डर्टी क्यों है, क्योंकि वहां पर जो कोल जो है वो जिसको जलाया जा रहा था, उसका जो कोक है उसको जलाया जा रहा था, उससे जो स्मोक, जो धुआं आपके पास एयर में रिलीज हो रहा था, एनवायरनमेंट में रिलीज हो रहा था, और उनकी जो भी स्टील मिल्स और जिस इस तरह से रिलेटेड इंडस्ट्रीज थी, वो इतना ज्यादा धुआं आपके पास एनवायरनमेंट में रिलीज कर रही थी कि सम टाइम्स लोगों को दिन की रोशनी में भी अपनी हेडलाइट्स को, व्हीकल की हेडलाइट्स को ऑन रखना पड़ता था, क्योंकि उन्हें नजर नहीं आता था, इतना ज्यादा स्मोक जो है, इतना ज्यादा धुआं रोड पर, सड़कों पर होता था कि आप दिन की रोशनी में भी आप विजिबल आप चीजें नहीं देख सकते, विजिबिलिटी आपकी इतनी लो हो चुकी हुई होती है। The Thames River flowing through the city's industrial center bubbled with the toxic waste. कि उनका ये इसी तरह इंडस्ट्रीज से जो डिफरेंट टॉक्सिक वेस्ट रिलीज हो रहा था, जिसका कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं थी, वो वहां से जो स्टेट में से रिवर पास कर रहा था, वो उसमें जो है वहां पर वो बबल आउट कर गया, यानी वो आपको साफ वहां पर जो टॉक्सिक वेस्ट है वो रिवर के वाटर में, वाटर बॉडी में आपको नजर आने लगा था। पीपल फ्लेड द डाउनटाउन एरिया, कि लोगों ने वहां से जो रिवर के आसपास का एरिया है, वहां का एरिया जो है वो छोड़ना शुरू कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली वो उस वेस्ट एरिया में, उस पोल्यूटेड एयर में और उस पोल्यूटेड सिटी में रहना जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बेसिकली अभी तक यहाँ से जो ड्यूरिंग द 1960 से लेकर फ्लड द डाउनटाउन एरिया, ये दो स्टेप्स को आपके कवर कर रहा है। फर्स्ट स्टेप आपके पास आइडेंटिफाई द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम एंड सेकंड स्टेप इज गैदर द साइंटिफिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद जो है आपने नेक्स्ट स्टेप आपके पास है कि आपने सोल्यूशन जो है प्रोवाइड करने हैं। अब वो सोल्यूशन आप अपने डिफरेंट गोल सेट करेंगे और आप डिफरेंट ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन करेंगे, यानी जितने भी आपके पास इससे रिलेटेड, आपके पास एयर पोल्यूशन, पोल्यूशन से रिलेटेड जितने भी आपके पास जो अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो सारे बैठेंगे और आपस में डिस्कशन के थ्रू वो इस प्रॉब्लम को देखेंगे और देखेंगे कि इसकी जो रूट कॉज है वो क्या है। तो वो अपने गोल्स बनाएंगे और अपने ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन के थ्रू वो अपना जो सोल्यूशन है अब उसको सॉल्व करने की तरफ जाएंगे, उस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरह किया जा सकता है। जो अब हमारे पास नेक्स्ट जो पैराग्राफ है, ये जो बुलेट्स आपको चार नजर आ रही हैं, ये जो बुलेट्स हैं वो आपके पास ये क्लियर करेंगी कि अब उन्होंने कौन कौन से सोल्यूशन की तरफ, मल्टीपल सोल्यूशंस उन्होंने प्रोवाइड किए अपने इस जो उनकी प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड। जो मल्टीपल जो उनके सोल्यूशंस हैं वो क्या हैं? फर्स्ट सोल्यूशन इज द सिटी हैड encouraged zero emission industries to locate there and replaced its diesel buses with a fleet of quite
zero emission electric buses made by a new local firm। कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो हमारे पास इंडस्ट्रीज हैं या सिटी की जितनी भी व्हीकल इंडस्ट्रीज हैं उन्हें आपने जीरो एमिशन करना है, यानी उन्हें इस बात को आपने उन पर प्रेशर डालना है कि आपने जो भी इक्विपमेंट यूज करना है आप वो इस तरह का इक्विपमेंट यूज करें जो कि बाहर आपके पास एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे, आपकी एयर को गंदा ना करे। तो वो जीरो एमिशन इंडस्ट्री की तरफ आपने जाना है। और जो आपके पास जितनी भी व्हीकल हैं जो कि डीजल बसेस हैं उनको आपने ट्रांसफर करना है इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ, ताकि जो आपके व्हीकल से रिलेटेड जो आपके पास पोल्यूशन क्रिएट हो रही थी, जो इन्वायरमेंटल जो है डैमेज क्रिएट हो रहा था, जो बसेस से जो डीजल बसेस से जो भी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एयर पोल्यूशन जो है क्रिएट हो रही थी, ताकि उसको जो है खत्म कर सके। और उन्होंने उसके लिए एक लोकल फर्म को जो है उन्होंने टारगेट दिया होगा कि आपने जो है ये जो बसेस हैं आपने डिजाइन करनी है और उनको मार्केट में आपने लोकेट करना है ताकि इनको अब यूटिलाइज कर सके। हाँ, second solution was innovative recycling program after environmentally concerned citizens blocked construction of a garbage incinerator that would have emitted harmful air pollutants। और उन्होंने कहा कि हमें जब हम गार्बेज को हम वेस्ट करते हैं या हम उसे जला रहे हैं, इंसिनरेशन की तरफ जा रहे हैं, आप ओपन इंसिनरेशन करते हैं यानी कोई भी आप उसको कंट्रोल इंसिनरेशन, यानी आप ये नहीं देख रहे कि जो आप जला रहे हैं उससे भी जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, आपका जो वेस्ट है उससे टॉक्सिक केमिकल्स भी एयर पोल्यूशन कॉज कर सकते हैं। तो उसको भी कंट्रोल करने की तरफ उन्होंने कहा हम इस तरह हम इंसिनरेटर की बजाय हम रिसाइकलिंग की तरफ जाएंगे, हम चीजों को रीयूज करने की तरफ, रिसाइकल करने की तरफ जाएंगे, ताकि जो इंसिनरेशन से कूड़ा को गार्बेज को जलाने से जो एयर पोल्यूटेंट रिलीज होते हैं, हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट्स जो कि आपके पास प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, आपके पास एयर को डैमेज कर रहे हैं, एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, वो उन्हें ना कर सके। Third solution was another project involved renovating much of the city's low-income housing and building new low-income rental units। उन्होंने कहा कि अब हम क्या करेंगे, अपने जो हाउसिंग स्कीम है हम उसे नई हाउसिंग जो है उसको करने के साथ साथ हम जो लो इनकम हाउसिंग है हम उसे रेनोवेट करेंगे। क्योंकि आपको पता है कि आप जब न्यू बिल्डिंग बनाने की तरफ जाएंगे तो भी आपके पास बहुत से इन्वायरमेंटल डैमेजेस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। आपके पास न्यू हर चीज आपके पास जो एक्स्ट्रा यूज होगी, आपकी इंडस्ट्री को ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। तो आप रेनोवेशन की तरफ जाएं और आप बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने की बजाय आप छोटे छोटे फ्लैट्स रेंटल यूनिट्स बनाएं, ताकि लोग जो हैं वो उसमें अकोमोडेट और ज्यादा लोग जो है उसमें अकोमोडेट कर सकें। Next solution and last solution was Chattanooga also built the nation's largest freshwater aquarium, which became the centerpiece for downtown renewal and made parks along the riverside। क्योंकि जो टॉक्सिक वेस्ट जनरेट हुआ था उसकी वजह से लोग वहां से जाना शुरू हो गए थे। अब उन्होंने क्या किया उस कि वहां पर लोग वापस जो है आकर रहना शुरू हो जाए, उसके लिए उन्होंने एक फ्रेश वाटर एक्वेरियम बनाया ताकि लोग सैर करने के लिए भी वहां पर आए, लोगों को वहां पर एक अच्छा एरिया रिवर के आसपास, चाइनीज रिवर के आसपास लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट उन्हें मिले, ताकि लोग वहां पर दोबारा से रहना जो है शुरू कर दें, जो कि वहां से चले गए थे। और रिवर साइड के आसपास वेस्ट को खत्म करके उन्होंने उसका एक पूरा सिस्टम बनाया और वहां पर आसपास जो है उन्होंने ग्रीन लैंड और पार्क जो है वो जनरेट किए, ताकि सब अपना जो है वो वहां पर टाइम जो है वो अच्छे तरीके से पास कर सके और वो एरिया जो है दोबारा से बहाल हो सके, आबाद हो सके। सो बेसिकली जो है ये सारे उनके सॉल्यूशंस थे। तो इसके बाद अपने उन सॉल्यूशंस को उन्होंने ऑब्वियसली उसके रिजल्ट्स को उन्होंने देखा होगा, अब उनको इवैल्यूएट करने की तरफ को गए होंगे। तो वो इवैल्यूएट जो है वो उन्हें किस तरह पता चला, दीज एफर्ट्स पेड ऑफ, यानी सक्सेसफुल, उन्होंने जितने गोल्स से जब उनको इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इम्प्लीमेंट करने की तरफ जब वो गए इन सब गोल्स को, इन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने के बाद उन्होंने देखा since 1989 the levels of the 7 major air pollutants in Chattanooga have been lower than those required by federal standards। उन्होंने कैसे इवैल्यूएट किया, उन्होंने कहा कि अब जब दोबारा उन्होंने वहां की एयर की टेस्टिंग की तो वहां पर एयर पोल्यूटेंट जो कि हार्मफुल एयर पोल्यूटेंट थे, अब उनकी कंसंट्रेशन बहुत कम पाई गई। जो स्टैंडर्ड है, जितनी मिकदार होनी चाहिए उससे भी बहुत कम जो है वहां पर स्टैंडर्ड मौजूद था।
इस वजह से उन्होंने इवेल्युएट कर लिया कि उनके जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल सही तरफ जा रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे सोल्यूशन प्रोवाइड किए हैं और वो उनका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल 100% आ रहे हैं, तो उनकी जो सोल्यूशन है वो बिल्कुल ठीक, तो उन्हें कोई रिवाइज पॉलिसी की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जो ऑलरेडी जो उनके मेजर्स उन्होंने लिए हैं वो बिल्कुल ठीक। Tanunga's environmental success story, enacted by people working together to produce a more livable and sustainable city, is a shining example of what other cities can do by building their social capital. ये जो प्रेजेंट एग्जाम्पल हमने स्टडी किया, ये जो एग्जाम्पल है, ये इस तरह की एग्जाम्पल है जो आजकल के भी जो प्रेजेंट सिटीज जो कि इस तरह की इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से सामना करें, उन्हें चाहिए कि वो इन स्टेप्स को लें, इन गोल्स को अचीव करें, इन सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, ताकि आपके पास जो हम इन्वायरमेंटल जो डिसीजन है उन्हें ले सकें और इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को जो है कम से कम कर सकें। ओके, सो हमारा जो आज का मेजर पार्ट है लेक्चर का वो हम स्टार्ट करें, कि है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट से रिलेटेड। देख चुके थे बेसिक एनवायरनमेंट के आपके पास 4 कंपोनेंट है। फर्स्ट इज एटमॉस्फेयर। बेसिकली एटमॉस्फेयर जो है वो आपके पास जितनी भी आपके पास एयर और गैस एग्जिस्ट कर रही है वो आपके पास एटमॉस्फेयर पर मुश्तमिल है। इसी तरह नेक्स्ट इज हाइड्रोस्फेयर, यानी जो लिक्विड पोर्शन है हमारे पास इन्वायरमेंट का वो हाइड्रोस्फेयर में आएगा। एंड थर्ड पोर्शन जो सॉलिड पोर्शन है जियोस्फेयर है, वो हमारे पास जियोस्फेयर होगा जो सॉलिड पोर्शन है। और फोर्थ स्फीयर इज बायोस्फीयर, जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करी है, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो बायोस्फीयर है। तो हम इन जो स्फीयर्स हैं इनको वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। First one is atmosphere. The atmosphere is the thin layer of gases that envelop Earth. हमारे पास एटमॉस्फेयर क्या है, हमारे पास अर्थ के आसपास जितने भी एक एनवेलप है गैसेस का, एक थिन लेयर है गैसेस की, वो सारा जो है जिसने हमारी अर्थ को कवर किया हुआ है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। और ये जो गैसेस हैं ये हमेशा मोशन में होंगी, कभी ये ऊपर जा रही है कभी ये नीचे की तरफ आ रही है, यानी इनकी डायरेक्शन एक नहीं है, ये अपवर्ड मूव कर रही है कभी ये डाउनवर्ड मूव कर रही है, लेकिन हमेशा जो है ये अर्थ की सरफेस के अक्रॉस ही रहती है, उसके आस-पास ही मूव करती है। और ये जो एटमॉस्फेयर है ये फर्दर डिफरेंट लेयर्स पर जो है ये कंसिस्ट करता है। जैसे कि ये जो पिक्चर है आप देख रहे होंगे कि फर्स्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की, उसमें वो कह रहे हैं कि आपके पास अर्थ की सरफेस के जो लिमिटेड जो पार्ट एटमॉस्फेयर का आता है वो ट्रॉपोस्फेयर कहलाता है, जो कि अर्थ की सरफेस से लेकर 20 किलोमीटर अबव तक अर्थ की सरफेस तक एग्जिस्ट करता है। और इसी तरह 20 किलोमीटर से आपके पास अबव अगर आप 50 किलोमीटर तक जाएं तो आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर की जो सरफेस है, जो एटमॉस्फेयर की सेकंड सरफेस है वो एग्जिस्ट करती है। इसी तरह जो थर्ड सरफेस है वो आपके पास मेसोस्फेयर है, और फोर्थ सरफेस इज थर्मोस्फेयर एंड नेक्स्ट लास्ट वन इज एक्सोस्फेयर। तो बेसिकली आपके पास डिफरेंट एटमॉस्फेयर डिफरेंट लेयर्स है जिनको आप डिस्टेंस की बेसिस पे आप स्प्लिट आउट कर सकते हैं। फर्स्ट 20 किलोमीटर, अगर आपकी अर्थ की सरफेस से 20 किलोमीटर की बात करें तो वो आपके पास ट्रोपोस्फेयर है, 20 से 50 किलोमीटर की बात करें तो वो आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर है, एंड सो ऑन। सो जो फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली हमारा जो सबसे ज्यादा कांटेक्ट है वो उस ट्रोपोस्फेयर से ही है, क्योंकि वो अर्थ की सरफेस से लिमिटेड जो पार्ट एटमॉस्फेयर का आ रहा है वो ट्रोपोस्फेयर ही है। Troposphere contains the majority of the air that we breathe, consisting mostly of nitrogen and oxygen. कि ट्रोपोस्फेयर वो में वो एयर एग्जिस्ट करती है जिसे हम इनहेल करते हैं, जिसे हम ब्रीथ करने के लिए यूज करते हैं, और उस एयर में जो मोस्टली हमारे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है जो कि 78% है, एंड सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है जो कि 21%। The remaining 1% of the air includes water vapor, carbon dioxide and methane, all of which are called greenhouse gases. नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के अलावा भी आपके पास डिफरेंट गैसेस हैं, लेकिन उनकी जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 1% पर वो कंसिस्ट करती हैं, और उनमें डिफरेंट कार्बन डाइऑक्साइड भी उसमें शामिल है, उस 1% में वाटर वेपर भी है और उसमें मीथेन भी है। और ये जो सब है, इन सब मीथेन, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस भी कहलाती हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्लियर होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस का क्या रोल है, जब आप फर्दर इन टॉपिक्स की तरफ आएंगे तो तब आप देख लेंगे कि ग्रीन हाउस गैसेस क्या है और उनका क्या रोल है। ये जो आपके पास टेबल है ये आपके पास डिफरेंट रीजन्स को
एटमॉस्फेयर के उन्हीं रीजन्स को बता रहा है और एल्टीट्यूड रेंज यानी डिस्टेंस की बेस पे वो आपको क्लियर कर रहा है कि जो ट्रोपोस्फेयर है उसकी जो वो अर्थ की सरफेस से 20 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करता है और उसका जो टेम्परेचर एग्जिस्ट करता है वो 15 टू -56 तक एग्जिस्ट कर सकता है और उसमें जो इम्पोर्टेंट केमिकल या प्रेजेंट है गैसेस प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी तरह जो सेकंड स्फीयर है वो स्ट्रेटोस्फीयर है और वो 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है और उसका टेम्परेचर -56 टू -2 डिग्री सेल्सियस है और आपके पास उसमें जो इम्पोर्टेंट गैस एग्जिस्ट कर रही है वो ओजोन एग्जिस्ट कर रही है। और नेक्स्ट स्फीयर इज मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर में जो आपके पास रेंज है जो डिस्टेंस रेंज है वो आपके पास 50 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर एग्जिस्ट करती है और उसकी जो टेम्परेचर रेंज है उस सरफेस का वो -2 टू -92 एग्जिस्ट करता है और उसमें ऑक्सीजन नाइट्रिक ऑक्साइड जो है डिफरेंट वो गैसेस जो है वो प्रेजेंट हो सकती हैं। इसी तरह जो थर्मोस्फेयर है वो 85 किलोमीटर टू 500 किलोमीटर तक एग्जिस्ट करती है और उसकी जो टेम्परेचर रेंज है वो -92 टू 1200 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है और उसमें जो डिफरेंट स्पीशीज हैं वो सेम है जो कि मीजोस्फेयर में है। ऑक्सीजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड उसमें भी आपके पास मौजूद हो सकते हैं।